Hey everyone, welcome back to my channel. This is Gitanjali. So in this video we'll gonna start with our chapter Bricks, Beads and Bones, the Harappan Civilization. पिछले वीडियो में हमने देखा था इसी चैप्टर का ओवरव्यू कि ओवरऑल हम समझने क्या वाले हैं इस चैप्टर में. सो ये वीडियो पार्ट 1 होने वाला है इस चैप्टर का. सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड. सो अब हम समझेंगे कि हड़प्पन सिविलाइजेशन जो हम बोलते हैं ये है क्या. हड़प्पन सिविलाइजेशन कुछ नहीं, एक कल्चर था जो कि इंडस रिवर के किनारे बसा हुआ था. ठीक है, और इस हड़प्पन सिविलाइजेशन को इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से भी जाना जाता है. आपने पिछली क्लासेस में, अपने छोटे क्लासेस में पढ़ा होगा इंडस वैली सिविलाइजेशन क्या था. मतलब कि वो जो सभ्यता थी पूरी की पूरी, हिंदी में इसका मतलब सभ्यता होता है, ये पूरी की पूरी सभ्यता सिंधु नदी के किनारे बसी हुई थी. ये जो अब सिविलाइजेशन है ये तो इसको आपको एनसीईआरटी बुक में दिया है. circa 2600 to 1900 BCE के बीच में ये सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करती थी. अब 2600 to 1900 BCE आज से कितनी पुरानी है, तो लगभग 4500 साल पुराने. ये जो समय मेंशन है 2600 to 1900 BCE, आज से इतना दिन पहले था ये समय. ठीक है, मतलब जो हड़प्पन सिविलाइजेशन ये कितनी पुरानी हो गई, 4500 साल पुरानी हो गई. राइट, लेकिन उस समय भी ये जो सभ्यता थी माना जाता है, हालांकि इसका जो स्क्रिप्ट है, मतलब उन्होंने जो भी कुछ अपना लिख के मेंशन किया था, जो भी कुछ करते थे, तो रिटन रिकॉर्ड्स जो रखते थे वो लोग उस समय, वो जो स्क्रिप्ट है आज तक एनिग्मेटिक है. मतलब उसको डिसाइफर नहीं किया गया है. जो भी कुछ हमको ये सभ्यता के बारे में पता चला है वो बहुत सारे एविडेंसेस, हड़प्पा की खुदाई बोलते हैं ना, तो वहीं से बहुत कुछ जो एविडेंसेस मिले हैं, बहुत सारे टूल्स, ऑर्नामेंट्स, जो भी कुछ पॉटरी मिली है, जो भी कुछ भी आर्कियोलॉजिकल एविडेंस जिसको बोलते हैं, मतलब तरह तरह की चीज़ें जो वो यूज़ करते थे या फिर उनके काम में आती थी या फिर जिसके साथ वो ट्रेड करते थे, वो जो उस समय इस्तेमाल करते थे, बेसिकली वो सब चीज़ें मिली है. उसी से हम प्रोसेस करके हम समझ पाए कि हाँ, हड़प्पन सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करती थी और वो कैसी थी, वहाँ के लोग कैसे थे, वो क्या क्या चीज़ें बनाया करते थे, कैसे अपना सब्सिस्टेंस स्ट्रैटेजीज रखते थे, मतलब वो खाते क्या थे, कैसे एग्रीकल्चर करते थे, बेसिकली वो सब. ठीक है, हड़प्पन स्क्रिप्ट्स हैव नॉट बीन डेसिफर्ड. तो मैंने बता दिया ना कि हड़प्पन सिविलाइजेशन की जो स्क्रिप्ट थी उस समय पे, जो स्क्रिप्ट, जो भी रिटन रिकॉर्ड्स थे, वो ऐसे लिखते थे कि हमको पता ही नहीं चला, आज तक डेसिफर ही नहीं हुआ, डिकोड ही नहीं कर पाए कि वो लिखा क्या है. ठीक है, अब देखते हैं आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस. तो कौन कौन से ऐसे एविडेंसेस है जिससे हमें पता चला है हड़प्पन सिविलाइजेशन बारे, ज़्यादा से ज़्यादा हम उसके बारे कैसे जान पाए हैं. सो देयर हाउसेस, मतलब वो जो घर बनाते थे, रहते तो कहीं ना कहीं होंगे ही ऑब्वियसली, तो वहाँ जहाँ रहते थे, र्यून्स के, खंडर के जो एविडेंसेस मिले हैं, जो भी सबूत मिले हैं उससे, फिर वो जो पॉट्स बनाते थे, ऑर्नामेंट्स बनाते थे, टूल्स बनाते थे, उनके सील्स, जो कि एक बहुत ज़्यादा डिस्टिंक्टिव आर्टिफैक्ट माना जाता है इंडस वैली सिविलाइजेशन का और हड़प्पन सिविलाइजेशन का. वो जो सील्स थे वो कैसे बनाया करते थे, कौन कौन से पत्थर का इस्तेमाल करते थे. राइट, हड़प्पन कल्चर. अब यहाँ बुक में, अगर आपको बुक दिखाऊं तो यहाँ पे बुक में यहाँ पे मेंशन है हड़प्पन कल्चर. तो आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि हड़प्पन कल्चर था क्या, तो बता देती हूँ. हड़प्पन कल्चर उसको बोलते हैं जो, मतलब आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा हड़प्पन कल्चर, हड़प्पन सिविलाइजेशन को डिनोट करने के लिए यूज़ किया जाता है. मतलब होता है आर्कियोलॉजिस्ट यूज द टर्म कल्चर फॉर अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स डिस्टिंक्टिव इन स्टाइल दैट आर यूजुअली फाउंड टुगेदर विद इन अ स्पेसिफिक जोग्राफिकल एरिया एंड पीरियड ऑफ टाइम. आर्कियोलॉजिस्ट जो थे वो इस वर्ड कल्चर का इस्तेमाल किस चीज़ के लिए करते थे, फॉर अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स. कोई भी ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स को वो कल्चर बोल देते थे. कब तक, मतलब उसका भी एक क्राइटेरिया होता था कि ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट को कल्चर में डिनोट कर देते हैं जब तक वो डिस्टिंक्टिव इन स्टाइल हो, मतलब एक तरीके का स्टाइल हो. ठीक है, उसका मतलब वो एक तरीके से ही बना हो, दैट आर यूजुअली फाउंड टुगेदर, और वो एक ही जगह पे मिले, एक ही जोग्राफिकल एरिया के अंदर, और एक ही समय का हो, एक ही पीरियड का हो, मतलब एक ही समय काल का हो. ठीक है, उसको ही बोलते थे हड़प्पन कल्चर. आई होप कि ये क्लियर हुआ होगा. अब जो ये हड़प्पन कल्चर था
इससे पहले और इसके बाद भी बहुत सारे वेरियस आर्कियोलॉजिकल कल्चर्स रह चुके थे, एग्जिस्ट करते थे। अब ये जो टाइम पीरियड के बारे जो हम पढ़ रहे हैं उसको हम डिनोट करते हैं मैच्योर हड़प्पन एज से, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैच्योर हड़प्पन एज से पहले कोई सिविलाइजेशन और एग्जिस्ट नहीं करती थी। तो वो जो उससे पहले जो सभ्यता थे, उससे पहले जो लोग रहते थे, उसको डिनोट किया जाता है अर्ली हड़प्पन से। ये जो मैच्योर हड़प्पन था ये कुछ ज़्यादा बड़ा था, मतलब मैच्योर हड़प्पन ज़्यादा आप कह सकते हैं एडवांस था एज कम्पेयर टू अर्ली हड़प्पन। क्यों? क्योंकि अर्ली हड़प्पन पीरियड का जो सेटलमेंट था वो स्मॉल हुआ करता था और वहाँ पे लार्ज बिल्डिंग्स भी नहीं हुआ करती थी। और हमें पता चला कि वहाँ पे बहुत सारे साइट्स जो जले हुए थे और वहाँ पे ये जो सिविलाइजेशन थी ये मतलब आप समझ सकते हैं ख़त्म हो गई अबैंडनमेंट के कारण, मतलब वहाँ से लोग अबैंडन हो गए। नाउ मूविंग ऑन, तो वो सबसिस्टेंस स्ट्रैटेजीज क्या रखते थे हड़प्पन एज में, लोग कैसे खाते थे, अपने आप को सरवाइव कैसे करवाते थे, राइट? तो सबसिस्टेंस स्ट्रैटेजीज पढ़ते हैं। हड़प्पन एट अ वाइड रेंज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट्स। इनकी जो डाइटरी प्रैक्टिसेस थे इनको हमने रिकंस्ट्रक्ट किया है शेड ग्रेन्स एंड सीड्स की मदद से। आर्कियोबॉटनिस्ट जो होते हैं वो एंशिएंट प्लांट रिमेन्स को स्टडी करते हैं, तो जो शेड ग्रेन्स हमें मिले थे, मतलब जले हुए ग्रेन्स के हिस्से, सीड्स मिले थे, उसको उन्होंने एग्जामिन किया और उनको पता चला कि मतलब ये सब ग्रेन्स वो लोग इस्तेमाल करते थे, ये सब ग्रेन बेसिकली वो लोग खाते थे, ठीक है। अब वो कौन कौन से ग्रेन खाते थे? तो वो लोग इस्तेमाल में लाते थे वीट, बार्ले, चिकपी, लेंटिल एंड सीसम। और मिलेट और राइस जो थी, मिलेट्स जो थे उसके भी एविडेंसेस मिले हैं, पर वो ज़्यादातर गुजरात के साइट्स में मिले हैं। और जो राइस के एविडेंसेस मिले हैं वो बहुत रेयर है, मतलब राइस उतना ज़्यादा इस्तेमाल में नहीं था, राइस उतना ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं होता था राइस का, और वो शायद वो लोग इतना खाते भी नहीं थे राइस को, ठीक है। अब बहुत सारे एनिमल बोन्स भी मिले हैं हमें एविडेंस के तौर पे, बहुत सारे एनिमल बोन्स मिले हैं हड़प्पन साइट्स पे, विच इंक्लूड्स कैटल, शीप, गोट, बुफेलो एंड पिग। तो आर्कियोजूलॉजिस्ट्स के मदद से हमें पता चला कि ये सब जो एनिमल थे ये डोमेस्टिकेट किए जाते थे हड़प्पन पीपल के द्वारा, ठीक है। और वो बहुत सारे बोन्स मिले हैं, और भी बोन्स मिले हैं डिफरेंट एनिमल्स के, जैसे बोअर, डियर, घारियल। तो ऑब्वियसली ये सब को वो खाते होंगे, पर हमें ये नहीं पता है कि वो अपने से उसको हंट करके लाते थे या फिर अदर हंटिंग कम्युनिटी से वो लेते थे। बोन्स ऑफ फिश एंड फाउल आर ऑल्सो फाउंड। अब हम देखेंगे कि वो जो एग्रीकल्चर करते थे, हड़प्पन पीपल जो एग्रीकल्चर करते थे वो कैसे करते थे, क्या टेक्निक्स हुआ करती थी, टेक्नोलॉजी कैसी उस समय पे उनके हिसाब से डेवलप उन्होंने करी थी। ऑब्वियसली अगर ग्रेन मिली है, अगर वो ग्रेन खाते थे, मतलब बहुत सारे ग्रेन्स को इस्तेमाल में करते थे, अपनी डाइटरी प्रैक्टिसेस में इंक्लूड करते थे, तो ऑब्वियसली टेक्नोलॉजी डेवलप होगी एग्रीकल्चर करने के लिए भी, थोड़ी बहुत ही होगी पर होगी, राइट। एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस को रिकंस्ट्रक्ट करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। क्या वो सीड्स को कैसे ब्रॉडकास्ट करते थे, सीड्स को स्कैटर मतलब फैला देते थे ऐसे ही। बहुत सारे सील्स और टेराकोटा स्कल्पचर से हमें पता चला है कि बुल जो था वो उनको पता था कि बुल क्या होता है। और आर्कियोलॉजिस्ट एक्स्ट्रापोलेट, मतलब अगर बुल मिला है तो आर्कियोलॉजिस्ट अपने से अनुमान लगा लेते हैं कि कहीं ना कहीं उनको टॉक्सिन का इस्तेमाल करते हो नॉइंग के पर्पस के लिए, राइट। Moreover, terracotta models of the plough has been found at sites in चोलिस्तान and at बनावली, हरियाणा। मतलब चोलिस्तान और बनावली जो ये सब जो है ना, मतलब साइट्स के नाम है, आपको साइट्स के नाम भी याद करने होंगे, एग्जाम में पूछा जाता है कई बार। चोलिस्तान एंड बनावली में प्लाव के एविडेंसेस मिले, प्लाव मॉडल्स मिले, मतलब जो हल होता है वो मिला है चोलिस्तान एंड बनावली के साइट से। आर्कियोलॉजिस्ट हैव ऑल्सो फाउंड एविडेंसेस ऑफ ए प्लाव फील्ड एट कालीबंगन, राजस्थान। अगेन ये कालीबंगन राजस्थान में एक साइट है, ठीक है। वहाँ पे प्लाउड एग्रीकल्चर होता था, मतलब प्लाउड फील्ड के एविडेंसेस मिले हैं वहाँ पे कालीबंगन, होते हुए खेत मिले हैं। 2 सेट्स ऑफ फ्यूरोज एट राइट एंगल्स, 2 डिफरेंट क्रॉप्स वर ग्रोन। अब जो डिफरेंट यहाँ पे ऐसे लाइंस बने होते हैं, तो इससे पता लगता है राइट एंगल्स में, वो भी इससे पता लगता है कि वो लोग एक से ज़्यादा क्रॉप उगाते थे। अब अगर जो वो खेत है, अगर जो वो एग्रीकल्चर कर रहे हैं, तो वो इरिगेशन भी करते होंगे, क्योंकि बहुत सारे जो साइट्स हैं
हड़प्पन सिविलाइजेशन के वो ड्राई एरियाज में सिचुएटेड हैं, मतलब सेमी एरिड लैंड्स में सिचुएटेड है, तो इरिगेशन की ज़रूरत तो ऑब्वियसली पड़ती होगी. सो इरिगेशन वाज प्रोबेबली रिक्वायर्ड फॉर एग्रीकल्चर. ट्रेसेस ऑफ कनाल्स हैव बीन फाउंड एट हड़प्पन साइट ऑफ शोरतुगाई इन अफगानिस्तान बट नॉट इन पंजाब और सिंध. मतलब कि जो कनाल्स के इरिगेशन के लिए कनाल्स बनाए जाते थे वेरियस, तो इसके जो एविडेंस है शोरतुगाई अगेन जो एक साइट है हड़प्पन सिविलाइजेशन की अफगानिस्तान में, वहाँ पे कनाल्स के एविडेंसेस मिले हैं. वेल्स को भी यूज किया जाता था, प्रोबेबली हो सकता है ऐसा कि वेल्स को भी यूज़ किया जाता था इरिगेशन के लिए. जगह ये भी देखा गया है कि वाटर रिजर्वॉयर मिले हैं, तो जैसे कि वैसे ही एक साइट है धोलावीरा जो कि गुजरात में है, वहाँ पे वाटर रिजर्वॉयर मिले. आई होप कि आपको ये समझ आ रहा होगा. अगर नहीं तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड इफ यू हैव एनी क्वेरी देन आस्क. मूविंग ऑन, वो तो ओवरव्यू ले लिया कि सबसिस्टेंस स्ट्रैटेजीज के बारे. अब ऐसी ही एक बहुत अच्छी बहुत बड़ी साइट थी मोहनजोदारो. अच्छा, मैंने ये बात आपको बताया कि नहीं स्टार्टिंग में, पता नहीं, अब समझ लो. हड़प्पन सिविलाइजेशन हड़प्पा के नाम पे क्यों पड़ी? हड़प्पा भी एक साइट ही है इंडस वैली सिविलाइजेशन का, लेकिन जो हड़प्पा था ना वो सबसे पहला साइट था डिस्कवर होने वाला, मतलब जो सबसे पहले जिसको डिस्कवर किया था वो साइट का नाम था हड़प्पा, और उसी के नाम से ही हड़प्पन सिविलाइजेशन नाम रखा गया. ऑल्दो दैट वाज फर्स्ट साइट टू बी डिस्कवर्ड बट द लार्जेस्ट ऑफ ऑल वाज मोहनजोदारो. मोहनजोदारो थोड़ा एडवांस्ड हुआ करता था. मोहनजोदारो जो साइट है ये बहुत बड़ा हुआ करता था. ये जो साइट थी अर्बन सेंटर था, ये 2 सेक्शंस में डिवाइडेड था, ठीक है, सिटाडेल और लोअर टाउन. मतलब ये जो शहर बसा हुआ था मोहनजोदारो, अभी जो प्रेजेंट डे पाकिस्तान में है, ये मोहनजोदारो जो शहर था ये कैसे बसा हुआ था उस समय पे. तो ये जो शहर था ये 2 सेक्शंस में डिवाइडेड था. फर्स्ट वाज नोन एज सिटाडेल, सेकंड वन वाज लोअर टाउन. सिटाडेल उस ऊपरी भाग को बोला जाता था, मतलब जो 2 सेक्शन में डिवाइडेड था, एक सेक्शन को सिटाडेल बोला जाता था, लोअर टाउन था दूसरा सेक्शन. स्मॉलर बट हाइयर. जो सिटाडेल था ये छोटा जरूर था पर ये ऊंचाई पे स्थित था. बिल्डिंग कंस्ट्रक्टेड ऑन मड ब्रिक प्लेटफॉर्म्स. यहाँ पे जो बिल्डिंग्स पाई गई है, ये जो फर्स्ट सेक्शन है, यहाँ पे जो बिल्डिंग्स पाई गई है इसको मड ब्रिक प्लेटफॉर्म्स पे बनाया गया था, ठीक है. और इट वाज वॉल्ड, मतलब ये फोर्टिफाइड था, 4 साइड से घिरा हुआ था दीवार से. लोअर टाउन जो था वो बहुत बड़ा था सिटाडेल के कंपैरिजन में, पर ये क्या था कि लोअर था, मतलब ये थोड़ा सा नीचे की ओर स्थित था. सम बिल्डिंग वर बिल्ट ऑन प्लेटफॉर्म्स. अब जैसे कि सिटाडेल में बिल्डिंग्स की सारी बिल्डिंग्स को मड ब्रिक्स प्लेटफॉर्म पे बनाया गया था, यहाँ पे भी कुछ कुछ बिल्डिंग को प्लेटफॉर्म्स के ऊपर बनाया गया था. इट वॉज ऑल्सो वॉल्ड. ये भी 4 साइड से वॉल्ड था, ठीक है. अब जो ये टॉपिक का नाम है मोहनजोदारो अ प्लान्ड अर्बन सेंटर, ये प्लान कैसे था, क्या चीज़ जो है वो हमें दिखाती है कि यहाँ पे प्लानिंग होती थी. तो यहाँ पे जितने भी घर बने थे, जितने भी हाउसेस बने थे, वो प्लेटफॉर्म पे बने थे सबसे पहली बार. और प्लेटफॉर्म्स वर लेड फर्स्ट, मतलब सबसे पहले प्लेटफॉर्म्स बनाए जाते थे, उसके बाद ही ये जो सिटी बसाया गया था, यहाँ पे ऐसे एविडेंसेस मिले हैं कि सबसे पहले प्लेटफॉर्म्स लेड डाउन किए जाते थे, उसके बाद जो बिल्डिंग की सारी एक्टिविटीज़ थी वो यहाँ पे इसी प्लेटफॉर्म पे किए जाते थे. मतलब कि फर्स्ट प्लान्ड देन इम्प्लीमेंटेड, मतलब सबसे पहले प्लेटफॉर्म्स बनाए जाते थे. अगर घर कोई बनाना है तो सबसे पहले प्लेटफॉर्म्स को ले डाउन किया जाता था, उसके ऊपर बिल्डिंग एक्टिविटीज़ को शुरुआत किया जाता था, और उसके बाद जो जगह पे स्ट्रीट बना देते थे, राइट. और जो एक और चीज़ जो है जो प्लानिंग को इंडिकेट करती है वो यहाँ के ब्रिक्स हैं जिससे वो घर बनाया करते थे. तो जो ब्रिक्स थी वो 2 तरीके की होती थी, या तो वो सन ड्राइड होती थी या तो वो बेक होती थी, राइट. बेक्ड होती थी. सन ड्राइड मतलब धूप में सुखा के डाल दिया, और बेक्ड मतलब उसको पका के जो ब्रिक्स बनाई जाती थी उस समय के टेक्निक के हिसाब से बेक्ड होती थी. और ये जो ब्रिक्स थी ऐसा नहीं है कि कोई भी साइज़ के थे, मतलब आरे टेरे कैसे भी बना डालते थे, ऐसा नहीं है. ये इनका एक स्टैंडर्डाइज्ड साइज होता था, रेशियो होता था. हर ब्रिक्स, ऐसा एविडेंसेस है कि जितने भी साइट से हड़प्पन, ध्यान से सुनिएगा, जितने भी साइट से हड़प्पन सिविलाइजेशन के, वहाँ पे एक ही तरीके के स्टैंडर्डाइज्ड रेशियो के ब्रिक्स पाए गए हैं. आई होप कि ये क्लियर हुआ हो.
और जो ब्रिक्स थे वो एक फिक्स्ड रेशियो में होते थे। कौन से फिक्स्ड रेशियो थी ये? लेंथ इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स द हाइट, ब्रेथ इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स द हाइट, ट्वाइस द हाइट। अगर मान लीजिए हाइट जो है वो x है, तो जो लेंथ थी ब्रिक्स की क्यूबॉइड शेप में होता है, सो लेंथ जो थी वो 4 टाइम्स दी हाइट थी, मतलब 4x थी, और ब्रेथ जो थी वो ट्वाइस ऑफ हाइट 2x थी। तो अब समझ आया कि ये जो थी एक ही रेशियो में बनी होती थी। सो इससे हमें एक और चीज़ का इंडिकेशन मिल जाता है, वो है कि यहाँ पे कोई अथॉरिटी थी क्या, कोई एक सुप्रीम फोर्स थी जो सबको ऐसा एक तरीके के ब्रिक्स बनाने पे, मतलब अलग अलग जगह पे एक ही इंसान, तो ऐसा नहीं हो सकता ना कि एक ही इंसान सारे को बता रहा है। जितने भी साइट्स है, बहुत दूरी पे साइट्स है, सो वहाँ पे सारी एक ही जैसे ब्रिक्स बन रहे हैं, ये तो पॉसिबल नहीं हो सकता। तो क्या एक सुप्रीम पावर थी जो कि सबको गाइडेंस देती थी कि हाँ ऐसे ही बनानी है। नाउ मूविंग ऑन, लेइंग आउट ड्रेन्स। अब जो मोहनजोदारो है वहाँ पे ड्रेन्स जो थी, जो कि एक बहुत ज़्यादा ड्रेनेज सिस्टम जो बहुत ज़्यादा डिस्टिंक्टिव फीचर माना जाता है पूरे के पूरे हड़प्पन सिविलाइजेशन का, वो बहुत अच्छे से मोहनजोदारो डिपिक्ट करता है। मतलब मोहनजोदारो जो अर्बन सेंटर है वहाँ पे ये जो थी बहुत अच्छे से काम करती थी ये ड्रेनेज सिस्टम। सो इसमें क्या होता था कि जो ये टाउन बसाया जाता था, कोई भी टाउन, तो वहाँ पे मतलब कोई भी शहर जो बसाया जाता था, वहाँ पे रोड्स जो थी वो ग्रिड पैटर्न में काम करती थी। मतलब सारे रोड्स इधर से आके 90 डिग्री पे ही मिलते थे। अगर यहाँ से भी आ रहे हैं तो यहाँ से भी, फिर यहाँ से भी, सारे रोड्स एक दूसरे को 90 डिग्री पे ही मिलते थे, राइट। और जितना बीच का जगह बचता था, यहाँ पे वो लोग अपने और सारे एक्टिविटीज़ करते थे। घर बनाना हो तो घर बनाते थे, कोई भी चीज़ बनाते थे, राइट। आई होप कि समझ आ रहा होगा। सो रोड्स एंड स्ट्रीट्स वर लेड फर्स्ट एंड देन उसके बाद कोई भी एक्टिविटी होती थी, मीन्स दैट ऑल रोड्स इंटरसेक्ट एट 90 डिग्रीज राइट एंगल्स, ठीक है। देयरफॉर स्ट्रीट लेड आउट फर्स्ट, मतलब सबसे पहले अगर ये 90 डिग्री पे बन रही है, सारे स्ट्रीट्स किसी को भी ले लीजिए, यहाँ से जो भी कोई स्ट्रीट आ रही है वो सब आके एक दूसरे को 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो इसका एक इंडिकेशन है कि सबसे पहले स्ट्रीट्स को ले डाउन किया जाता था और उसके बाद ही जहाँ जगह बचती थी वहाँ हाउसेस बनाए जाते थे। एवरी हाउसेस हैड अ वॉल दैट वाज अटैच टू द मेन स्ट्रीट वॉल, और वहाँ से जो उनकी गंदगी होती थी, मतलब डोमेस्टिक वेस्ट होता था, वो वहाँ से ड्रेन से बहकर मेन स्ट्रीट ड्रेन में जाता था। अगर यहाँ पे हाउस है, कोई हाउस है, तो यहाँ पे एक दीवार है, यहाँ से उनका बाथरूम जो है वहाँ से कनेक्टेड होता था, एक उनकी जो डोमेस्टिक वेस्ट वाली ड्रेन है वो जाके मेन वाली स्ट्रीट ड्रेन में मिल जाती थी। आई होप कि क्लियर हुआ होगा। सो अब जो हमारा दूसरा टॉपिक है वो डोमेस्टिक आर्किटेक्चर है। इसका मतलब है कि वहाँ पे जो हाउसेस बनाए जाते थे, जो भी बिल्डिंग्स खड़ी करी जाती थी, वहाँ पे उनके आर्किटेक्चर, उनको कौन से स्टाइल में बनाया जाता था, मतलब वो किस पैटर्न में बनाए जाते थे घरों को, ठीक है। सो जो मोहनजोदारो का लोअर टाउन है वो एक एग्जाम्पल दे सकता है रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स का। वहाँ पे जैसे भी घर बनाए जाते थे वो किस तरीके से बनाए जाते थे, तो हम समझते हैं। वहाँ पे जो घर बनाए जाते थे, बीच में सेंटर में कोर्टयार्ड होता था, आंगन होता था, और उसके आजू बाजू रूम्स हुआ करते थे, मतलब ऑल साइड से रूम हुआ करते थे, और बीच में कोर्टयार्ड हुआ करता था। और कोर्टयार्ड में कौन कौन सी एक्टिविटी किए जाते थे, जैसे कि कुकिंग, वेविंग ड्यूरिंग हॉट और ड्राई वेदर। ज़्यादातर हॉट और ड्राई वेदर के समय में कुकिंग किया जाता था, वेविंग किया जाता था, और भी जो कि लेजर एक्टिविटीज़ होती थी वो कोर्टयार्ड में आके करते थे, ठीक है। और प्राइवेसी का वहाँ पे बहुत ध्यान रखा जाता था। सोचो उस समय पे, मतलब जहाँ उतना कुछ सेंस डेवलप भी नहीं हुआ था, फिर भी वो लोग प्राइवेसी का ध्यान रखा करते थे। सो प्राइवेसी हुआ करती थी। कैसे प्राइवेसी हुआ करती थी कि नीचे में जो ग्राउंड लेवल पे वॉल्स थे वहाँ पे कोई भी विंडो नहीं हुआ करती थी, और जो एंट्रेंस है, जो मेन एंट्रेंस है ना, वो डायरेक्ट व्यू ना ही कोर्टयार्ड का ना ही कोई रूम्स का देता था। मतलब जो काम चल रहा है
वहाँ पे कोई बाहर से आ गया तो नहीं देख पाता था कि आंगन में क्या चल रहा है, राइट। वहाँ डायरेक्ट व्यू इंटीरियर का कोई भी चीज़ का नहीं मिलता था। और सारे घरों में जो बाथरूम हुआ करते थे तो उनका वेस्ट कहाँ जाता था, तो उनका वेस्ट ड्रेन्स में जाता था, जो कि कनेक्टेड होता था डायरेक्टली कहाँ से, स्ट्रीट ड्रेन्स, जो मेन स्ट्रीट ड्रेन्स होते हैं वहाँ से कनेक्टेड होता था। और कई घरों में हमें स्टेयरकेसेस भी मिले हैं, मतलब जो दिखाते हैं कि वो सेकंड स्टोरी तक भी जाने का रास्ता था। मतलब 2 स्टोरी बिल्डिंग्स भी हुआ करती थी, कम हुआ करती थी पर कहीं कहीं मिले पर हुआ करती थी। हाउसेज हैड वेल्स ऑल्सो, और ये जो वेल्स थी ये ज़्यादातर बाहर में हुआ करती थी, जो आउटसाइडर्स कोई आए, पासर्स बाय को काम में आ जाए, मतलब पानी वानी इस्तेमाल वहाँ से कर पाए। So scholars or archaeologists have estimated that the total number of wells in मोहनजोदारो was about 700। करीबन 700 wells के एविडेंस मिले हैं कि मोहनजोदारो में 700, करीबन 700 wells थे। This is one of the MCQ, so note it down. Now सिटाडेल के बारे पढ़ते हैं कि अभी तो लोअर टाउन का हमने डोमेस्टिक आर्किटेक्चर देख लिया, अब सिटाडेल में कैसा होता था। सिटाडेल वही जो ऊंचाई पे स्थित थी, 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है ना मोहनजोदारो। सो फर्स्ट वाला पार्ट जो कि सिटाडेल है, वहाँ पे कैसी बिल्डिंग्स हुआ करती थी, ठीक है। नाउ सिटाडेल में बहुत सारे एविडेंस मिले हैं, बहुत सारे स्ट्रक्चर्स के, जो कि आम लोगों के रहने के लिए इस्तेमाल नहीं किए जाते थे, स्पेशल पब्लिक पर्पस के लिए यूज़ किए जाते थे। वहाँ पे एक ऐसी ही बिल्डिंग मिली है वेयर हाउस करके, इसको इस्तेमाल किया जाता था शायद ग्रेनरी रखने के लिए, हाँ, मतलब जो वो ग्रेन्स उगाते थे उनको वो स्टोर भी करते होंगे, तो वो कहाँ करते थे, तो वेयर हाउस में करते थे। ये एक मैसिव स्ट्रक्चर था, और जो लोअर दीवार थी इसकी, जो कि ब्रिक की बनी हुई थी, वो ही अभी के समय में हमें मिली है। अपर जो पोर्शन था शायद वो वुड से बना हुआ था, तो वो डीके हो गया लॉन्ग टाइम अगो। नाउ सेकेंड जो स्ट्रक्चर मिला है वो ग्रेट बाथ का मिला है। सो आपको इस पे क्वेश्चन भी आ सकता है कि ग्रेट बाथ को डिस्क्राइब कीजिए, इसके फीचर्स क्या क्या है वो लिखिए। सो ये लार्ज रेक्टेंगुलर टैंक हुआ करता था, कॉरिडोर्स ऑन 4 साइड्स, और ये लार्ज रेक्टेंगुलर ऐसे करके एक टैंक हुआ करता था, इसमें पानी रहा करता था, और चारों साइड से कॉरिडोर हुआ करते थे, आने जाने के रास्ते हुआ करते थे, और नॉर्थ और साउथ में स्टेप्स हुआ करती थी, सीढ़ी, जिससे आप टैंक में जा सकते थे, मतलब यहाँ पे, और रूम्स भी थे 3 साइड पे, ठीक है। और उसमें से एक जो था उसके अंदर एक बड़ा सा कुआं भी था, वेल भी था। टैंक वाटर फ्लोड इन ह्यूज ड्रेन। अब जो यहाँ का पानी था वो कहाँ जाता होगा, गंदा भी तो होता होगा, लोग इस्तेमाल करते होंगे तो गंदा भी होता होगा, तो ये जो पानी था ये जाता कहाँ था, तो फ्लो करता था एक ह्यूज ड्रेन में, जो स्ट्रीट ड्रेन होती होगी। और एक बात, नॉर्थ में एक छोटी सी बिल्डिंग थी यहाँ पे, और इसमें 8 बाथरूम्स थे, और 4 बाथरूम कॉरिडोर्स के ईच साइड ऑफ कॉरिडोर्स में, मतलब 4 बाथरूम यहाँ भी थे, ठीक है। चारों जो कॉरिडोर्स था वहाँ पे भी 4 बाथरूम एक कॉरिडोर में हुआ करते थे। ड्रेन्स कनेक्टेड टू कॉरिडोर ड्रेन्स। अब जो ड्रेन्स थी वो कॉरिडोर ड्रेन्स, अब ये बाथरूम्स है तो इनके भी जो वेस्ट होते होंगे वो कहाँ जाते होंगे, तो वो भी ड्रेन में जाते थे, ठीक है, जो मेन ड्रेन हुआ करती थी। अब इसको स्कॉलर्स ने सोचा कि ये इस्तेमाल किस चीज़ के लिए हुआ करता था, आखिरकार ये जो ग्रेट बाथ था इसको किस चीज़ के लिए वो लोग यूज़ करते होंगे। सो उन्होंने सोचा कि ये सिटाडेल में मिला है तो ये शायद से एक स्पेशल रिचुअल बात के लिए यूज़ किया जाता था। सिटाडेल को सोचा जाता था कि वहाँ पे रॉयल फैमिली रहती होगी, अगर कोई होती होगी रूलिंग डिनेस्टी तो वो वहाँ पे सिटाडेल पे रहती होगी, तो उनको ऐसा अनुमान लगा के पता लगाया गया है कि वो शायद से स्पेशल रिचुअल बात के लिए यूज़ किया जाता था, राइट। सो यहीं पे पार्ट 1 ख़त्म होता है, हम दूसरी वीडियो में पार्ट 2 पढ़ेंगे, कंटिन्यूएशन होगा इसी चैप्टर का। सो आई होप you like this video. If you did, don't forget to subscribe to my channel. Thank you.